जी, अगला पार्ट है विंड टरबाइन परफॉर्मेंस। तो विंड टरबाइन परफॉर्मेंस क्या चीज़ है बेसिकली कि आपकी विंड टरबाइन एनर्जी उसको अवेलेबल कितनी होती है और उसमें से कितने परसेंट एनर्जी को कन्वर्ट करती है यूजेबल एनर्जी में। तो अगर इसको हम एफिशिएंसी के टर्म्स में देखें तो इट इज़ द परसेंटेज एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय अ टरबाइन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड दैट इज अवेलेबल टू दैट टरबाइन। तो अब इस तस्वीर को देखें तो शुरू में आपके विंग्स के डाया के बराबर एक डाया एयर का है जो तेज स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, जिसमें काफ़ी सारी काइनेटिक एनर्जी है। और आपका जो रोटेटिंग ब्लेड्स हैं ये उस एनर्जी को यानी काइनेटिक एनर्जी जो हवा में है उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में जो ड्राइव करती है आपके गियर को, जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो अब टरबाइन के ब्लेड से पीछे वाले एरिया को देखें तो हवा से एनर्जी को रिमूव कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन ने। एक्सपेंड हो गई है हवा, और पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, पीछे उसकी वेलोसिटी कम है। तो इसको अगर आप रिलेट करें, ऑब्वियसली इस इवेंट में अब एनर्जी भी कम है। तो इसको आप रिलेट करें उस चीज़ से जो हमने पहले बात की थी कि एक टरबाइन के पीछे जो दूसरी टरबाइन है वो तकरीबन टरबाइन की से 7 गुना, टरबाइन के लेंथ से 7 गुना पीछे होनी चाहिए। तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी वेक बनती है एक तो, और दूसरा आपके पास जो इमीडिएट विंड होती है उसमें एनर्जी कम होती है। तो टरबाइन की एफिशिएंसी फिर एफिशिएंसी वैसे जनरली आउटपुट बाय इनपुट होती है। तो टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो एनर्जी जितनी वो हमें देती है डिवाइडेड बाय एनर्जी जो उसको अवेलेबल होती है, ये उसका फार्मूला है। यानी पावर आउट बाय पावर इन। जो हमारी आजकल मॉडर्न टरबाइन्स हैं ये तकरीबन 50% के लगभग इनकी एफिशिएंसी होती है। यानी अगर आपकी विंड में एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है तो उसकी x/2 को तकरीबन कन्वर्ट करते हैं यूजेबल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में। वो भी उन आइडियल कंडीशंस में जो उनको अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये 50% क्यों है और इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, इसको गवर्न करता है एक लॉ जिसको हम कहते हैं बेट्स लॉ। बेट्स, ये जो तस्वीर लगी हुई है एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर की थी। और बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी भी विंड टरबाइन की 59.3% होती है। यानी इन अदर वर्ड्स 40.7% अवेलेबल विंड या अवेलेबल एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो तस्वीर को अगर आप देखें, जो इनकी तस्वीर के नीचे एक फिगर लगी हुई है कि विंड टरबाइन को जो विंड पावर मिल रही होती है उसके 100% का तकरीबन 40.7% विंड से गुजर जाता है और उसको कन्वर्ट विंड टरबाइन से गुजर जाता है और उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आपकी टरबाइन घूमनी है तो कोई ना कोई विंड तो उसमें से गुजर के पीछे जाएगी, वरना तो वो एक फ्लैट डिस्क हो गई, उससे अगर कोई हवा पीछे नहीं जाएगी तो वो घूमेगी भी नहीं। तो कोई ना कोई हवा तो पीछे जाएगी। जब हमने नंबर ऑफ ब्लेड्स डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये जिक्र किया था कि हम ब्लेड्स के साइज को और नंबर को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि इतनी हवा गुजरे उसमें से कि जो एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड तक भी इनएफिशिएंसी ना क्रिएट करे। यानी एक ब्लेड हवा को कन्वर्ट कर रहा है तो अगले ब्लेड को भी जानदार हवा मिले। तो इस सारे को उस चीज़ के साथ साथ इस पॉइंट को अगर आप देखें कि कुछ विंड ने तो गुजरना ही गुजरना है ताकि विंड टरबाइन घूमे, और ऑब्वियसली जो विंड गुजर जाएगी जो ये स्पिल होगी विंड, उसकी एनर्जी इसका मतलब है आप कैप्चर नहीं करेंगे अगर जो तकरीबन उसी स्पीड से अगर वो गुजर जाएगी तो मैस फ्लो एनालिसिस हमें बताता है कि 40.7% विंड को गुजरना है, तब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करेंगे। ऑब्वियसली इसको उसके साथ भी पढ़ें अगर आप, जो हमने पहले बात की थी कि हमने विंग टू विंग एफिशिएंसी को भी देखना है। तो 40.7% एनर्जी जो है वो आपने स्पिल करेंगे तब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी लेंगे। तो आपका जो एफिशिएंसी रेट है वो बेसिकली 59.3% बनेगा अकॉर्डिंग टू बेट्स लॉ।
या बेट्स लिमिट भी कहते हैं इसको। अगली चीज़ है परफॉर्मेंस में कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है कि आपकी आपकी हर इक्विपमेंट पे, आपके जनरेटर्स पे भी लिखा होता है, मोटर्स पे भी लिखा होता है, इस तरह विंड टर्बाइंस पे भी लिखा होता है कि इनकी नेम प्लेट कैपेसिटी क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में 1.5 मेगावाट की विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं या 2 मेगावाट की लगी हुई हैं, तो वो उनकी नेम प्लेट कैपेसिटी है, रेटेड कैपेसिटी कहते हैं उसको। तो कैपेसिटी फैक्टर ये होता है कि एक्चुअली लिखा तो थ्योरी तो कह रही है, या उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो कह रही है कि उससे 2 मेगावाट बिजली पैदा होगी, लेकिन एक्चुअली कितनी पैदा होती है? तो जितने परसेंट उस 2 मेगावाट का पैदा होगा उसको हम कैपेसिटी फैक्टर कहेंगे। तो कोई ना कोई आपकी नेम प्लेट कैपेसिटी होती है जो कि मैक्सिमम पावर आउटपुट है जो आपको आइडियल कंडीशंस में उस विंड टरबाइन से मिलती है। फॉर एग्जांपल 1.5, 2, 2.5 मेगावाट ये आपकी कैपेसिटी नेम प्लेट कैपेसिटी होती है या रेटेड कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी फैक्टर एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअली मिला क्या, डिवाइडेड बाय जो भी आपको मैन्युफैक्चरर ने बताया कि ये इतने मेगावाट की टरबाइन है। अब नॉर्मली जो हमारी लैंड बेस्ड विंड टरबाइंस होती हैं इनकी कैपेसिटी फैक्टर्स 26 से लेके 52% तक होते हैं। यानी अगर आप 1 मेगावाट की विंड टरबाइन है तो वो आपको तकरीबन आधा मेगावाट बिजली देगी। एवरेज तकरीबन 42% बनती है ये। जो ऑफशोर विंड टरबाइंस हैं, यानी जो कि समंदर में लगी होती हैं विंड टरबाइंस, उनकी एफिशिएंसी हायर होती है और उनकी कैपेसिटी फैक्टर भी हायर होता है, और 50% से नॉर्मली ज़्यादा होता है। अब रीजंस क्या हैं किस वजह से किसी विंड टरबाइन की कैपेसिटी फैक्टर कम होता है? वो ये हो सकता है कि आपकी विंड स्पीड्स कम हो, ये हो सकता है कि आपके शटडाउन्स जो हैं वो हाई विंड स्पीड की वजह से आपको ज़्यादा करने पड़ रहे हो, आपकी मेंटेनेंस का डाउन टाइम ज़्यादा हो, आपके जो विंड टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो गंदे हो गए हों, यानी इनकी टिप्स गंदी हों, तो इसका मतलब है कि वो आपको वो लिफ्ट नहीं देंगे जो लिफ्ट डिज़ाइन जिस लिफ्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है उसके विंग्स को या ब्लेड्स को। और इसी तरह आपकी इक्विपमेंट अगर उसमें कोई वेरिएंट ईयर हो तो आपको वो कैपेसिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह जो ऊपर से पहला पॉइंट लिखा हुआ है लो विंड स्पीड विद लिटिल एनर्जी, इसमें वो सारी डिटेल्स जो हमने पहले पढ़ी हैं कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर्स वगैरह, जो हमने सारी विंड की एनर्जी के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी उसमें शामिल है। तो इसके सामने जो नीचे वाला फिगर है इसको अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि हमारे रीजन में, यानी इंडिया हमारा रीजन बनता है, तो इसमें हमारे कैपेसिटी फैक्टर्स जो हैं वो जनरली लो हैं। तकरीबन जो मीडियन वैल्यूज़ हैं वो 23-24 के करीब हैं। और इसकी रीज़न वही जो हम डिस्कस करते आए हैं, विंड की क्वालिटी या उसके उन एरिया के टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी वगैरह, इन सब की वजह से तकरीबन 25% ऑन एवरेज हमारी टर्बाइंस का कैपेसिटी फैक्टर होता है। अगली चीज़ है पावर कर्व। पावर कर्व आप इस तस्वीर को देखें तो बेसिकली ये आपको बताता है कि मुख्तलिफ विंड स्पीड्स पे आपको एक पर्टिकुलर टरबाइन कितनी पावर आउटपुट देगी। तो आई होप के यू यू वुड अप्रिशिएट कि ये टरबाइन टू टरबाइन वेरी करेगा। बहुत टरबाइन की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस से हमें पता चलेगा कि इसका पावर कर्व क्या है। और जनरली स्पीकिंग हर टरबाइन के साथ आपको एक डिज़ाइन पावर कर्व मिलेगा भी, कि वो आपको बताएंगे कि आइडियल विंड कंडीशंस हुई तो ये पावर कर्व है आपकी इस टरबाइन का जो आपने हमसे ख़रीदी है। तो इसमें एक तरफ विंड स्पीड्स हैं और एक तरफ मीटर पर सेकंड में, और एक तरफ पावर है जो किलोवाट्स में जो मिल रही है हमें इस टरबाइन से। तो शुरू में एक कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड बताती है कि टरबाइन कितने विंड स्पीड पे घूमना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे 3.5 लिखा है, हो सकता है कोई और टरबाइन किसी और पे 3.5 4 तीन से पहले पे भी छोटी टरबाइन घूमना शुरू कर देगी। फिर दूसरी चीज़ लिखी हुई है रेटेड आउटपुट स्पीड या रेटेड आउटपुट पावर, दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट पे हैं। तो यानी जो जो हमने आपको लिख के दिया हुआ है कि ये 1.5 मेगावाट की या 1 मेगावाट की या 2 मेगावाट की विंड टरबाइन है, तो ये किस स्पीड के बारे में लिख के दिया हुआ है? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टरबाइन के बारे में ये कह रहे हैं कि 12 मीटर पर सेकंड इसकी रेटेड आउटपुट स्पीड है। और इसी तरह
उस पे इसके रेट आउटपुट स्पीड के अगेंस्ट जो पावर है वो आपकी रेटेड पावर है या नेम प्लेट पावर है। और फिर एक तीसरी चीज़ बताई है कट आउट स्पीड, यानी ये आपको बता रहे हैं कि किस किस स्पीड पे विंड की आपने इस टरबाइन को बंद कर देना है। तो ये पर्टिकुलर टरबाइन जो है इसको 24 मीटर पर सेकंड जब विंड चल रही है तो हमने इसको बंद कर देना है। तो कट इन स्पीड जो है वो नॉर्मली 3 से 4 होती हैं, और ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे टरबाइन ऑपरेट होती है। फिर इस यहाँ से लेके तो रेटेड आउटपुट स्पीड तक जो कर्व है इसको कहते हैं रैंप अप कर्व। यानी इसमें एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पावर बढ़ती जाती है जैसे जैसे विंड इंक्रीज हो जाती है। फिर रेटेड आउटपुट जिसमें स्पीड और पावर हैं, और फाइनली कट आउट स्पीड जिस पे टरबाइन की डिज़ाइन जो है ऐसा है कि आपको टरबाइन बंद करनी चाहिए। अच्छा जी, आपको ऑप्टिमल टरबाइन पावर आउटपुट जो है वो पर्टिकुलर कंडीशंस में या पर्टिकुलर ऑपरेशन के तरीके पे मिलती है। पर्टिकुलरली यहाँ पे पिच की बात हो रही है, जो आप चूंकि हमारे विंग्स की पिच कंट्रोलेबल होती है तो उस पिच की बात हो रही है कि आइडियल पिच रखेंगे तो हमें पावर आउटपुट मिलेगी। ये आपके सामने जो फिगर है, तस्वीर है, इसको देखिएगा। तो एक तरफ रोटर स्पीड है ऑब्वियसली रेवोल्यूशंस पर मिनट में, और एक तरफ पावर है, मैकेनिकल पावर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेगावाट में। और ये जो ग्राफ्स बने हुए हैं ये पर्टिकुलर विंड स्पीड्स के लिए बने हुए हैं, यानी 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखें तो जो फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड विंड टरबाइन 10 मीटर पर सेकंड चाहिए उसको, जिसकी रेटेड मैक्सिमम जो रेटेड पावर है हमें 10 मीटर पे मिलती है। तो वो उसको उसकी रोटर स्पीड तकरीबन 18-19 के करीब है। इसी तरह अगर 11 है तो उसकी या हमें जो आइडियल पावर मिलती है वो 11 मीटर पर सेकंड पे हमें रोटर स्पीड तकरीबन 22-23 के करीब मिलती है, और 22 के करीब मिलती है, और मैकेनिकल पावर वहाँ पे हमें हाईएस्ट मिलती है। तो बेसिकली इस चीज़ को ये फिगर ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टरबाइन एक पर्टिकुलर विंड पे क्या रोटर स्पीड होगी कि आपको हाईएस्ट पावर वो देगी। अच्छा जी, आपकी जो ब्लेड की पिच होती है इसको इसकी इसके साथ साथ विंड की स्पीड चेंज होती है। यानी आप जितना एंगल इसको देंगे उतना वो ज़्यादा लिफ्ट हासिल करेगा ब्लेड, और उतना वो फिर रोटेशन स्पीड बढ़ेगी टरबाइन की। और इसी से आपकी टिप स्पीड भी, पीछे हमने टिप स्पीड रेशो के बारे में पढ़ा था, तो इसी से फैसला हो गया कि आपकी टिप स्पीड कितनी है। अगर आपकी पिच करेक्ट नहीं है, यानी जो डिज़ाइन है आपकी टरबाइन की ब्लेड की पिच का, अगर वो उतनी नहीं है, ऑब्वियसली वो किसी भी वजह से हो सकती है। नॉर्मली आजकल ऑटोमेटिक पिच कंट्रोल होती है, लेकिन किसी एरर की वजह से, किसी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, हार्श कंडीशंस होती हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट के एरर्स आ सकते हैं। यानी वो उसको उसको उसका सिस्टम तो कह रहा है कि आपने 2 डिग्री पे रहना है, लेकिन विंड की प्रेशर की वजह से वो 2.5-3 डिग्री पे रहता है। तो अगर ये पिच करेक्ट नहीं है तो इसकी वजह से आपकी पावर आउटपुट रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से क्योंकि अननेसेसरी ड्रैग मिलता है उस पर्टिकुलर विंग को या उस ब्लेड को, तो वहाँ पे वेयर एंड टीयर भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर मेंटेनेंस इस पर्टिकुलर चीज़ की, यानी कंट्रोलेबल पिच सिस्टम की मेंटेनेंस रेगुलरली बड़ी ज़रूरी होती है कि आप उसको कैलिब्रेट करते रहें, और आप जो डिज़ाइन चेंजेस इन पिच हैं वो इंश्योर करते रहें कि वो उसी तरह हो जिस तरह डिज़ाइन में दिया गया है। अच्छा जी, अगली चीज़ है विंड टरबाइन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नॉर्मली विंड टरबाइंस हमारी जो हैं ये 20 से 25 साल इनकी लाइफ होती है।
और इनमें आप इस फिगर को देखें जो आपके सामने है, तो ये आपको ये बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट, यानी फॉर एग्जांपल ड्राइव ट्रेन, उसका फेलियर रेट 10 साल में कितना है। तो ये आपको बता रहा है कि ये ड्राइव ट्रेन है, ये 10 साल में एक बार या शायद एक बार भी फेल नहीं होती ऑन एवरेज। लेकिन अगर वो फेल होती है तो तकरीबन 5 दिन फिर आपका विंड टरबाइन डाउन रहता है। इसी तरह जनरेटर को देखें तो वो 10 साल में 1 से 1.5 दफ़ा ख़राब होता है, और हर दफ़ा जब भी ख़राब होता है वो 7-8 दिन डाउन रहता है। और आखिर में देखें अगर आप, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को देखें तो उसमें ज़्यादा खराबियाँ आती हैं। तकरीबन आप ये समझ लें कि हर 2 साल बाद एक आध खराबी आती है, लेकिन वो खराबी एक आध दिन में, 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। तो आपको साल में 2-3 दफ़ा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जिसमें फिजिकली लुब्रिकेशन होती है गियर बॉक्स की, जनरेटर की, या पिच और ब्रेकिंग सिस्टम की। फिर आपको ब्लेड्स को इंस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लेड्स की टिप्स जो हैं उन पे इरोजन होती रहती है, और आपको उस पे उसको जो भी उसका मटेरियल है, अगर जीआरपी है या किसी भी तरह की मटेरियल है, उसको वापस अपनी शेप में लाना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आपको, और कंट्रोल सिस्टम्स को आपको, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, कंट्रोलेबल पिच सिस्टम को आपको इंस्पेक्ट करना पड़ता है और ठीक करना पड़ता है। इसी तरह अनप्लान्ड रिपेयर्स भी आ सकती हैं, जैसे कोई बड़ा परिंदा आके टकरा गया तो वहाँ पे डैमेज हो जाता है, या एकदम बहुत विंड स्पीड तेज़ चली और आपके कोई एक विंग टेढ़ा हो गया, या उसमें कोई और डैमेज आ गया, या इवन आपके नसैल के अंदर कोई ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो उसको ठीक करना पड़ता है। और अगला पार्ट है जी इसका, ऑफ शोर विंड टर्बाइंस।